कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारे भी घर में बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, सबकी सुरक्षा जो है एक सवालिया निशान पे आके खड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है डेथ पेनल्टी का जो फैसला वो आना था, और यही वजह है कि मैं देश के राज्य की जो मुख्यमंत्री है, मैं मोहतरमा ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज फर्स्ट आवर में कलकत्ता हाई कोर्ट में अपने स्टेट के एडवोकेट जनरल के जरिए से, जनाब किशोर दत्ता के जरिए से एक याचिका दर्ज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। और जैसा कि आपको पता है कि सोमवार को जज अनिर्बन दास ने संजय राय को उम्र कैद की सजा और उसके साथ 50,000 रुपए का जुर्माना, उसके सजा की ऐलान की है। हमारे साथ एक एडवोकेट है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इस सजा के बाद उनकी क्या कुछ राय है, वो क्या इस सजा से संतुष्ट है या फिर नहीं। नफीरुल इस्लाम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो न्यायाधीश ने जो जजमेंट दिया, जो सजा सुनाया है, उससे आपकी कितनी सहमति है? देखिए, कल जो फैसला आया है आरजी कार रेप और हत्याकांड मामले में, बहुत अफसोस का मुकाम है कि कलकत्ता के सरजमी पे 9 अगस्त की वो सुबह मुझ जैसा इंसान तो कभी नहीं भूल सकता है, एक दर्दनाक घटना पेश आया और उसके बाद एक इंटर्न डॉक्टर की मृत्यु हो गई। उनके परिवार वालों की जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो उनसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन इंसान होने के नाते जो इंसानियत के परे की बात होती है, कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हमारे भी घर में बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, सबकी सुरक्षा जो है एक सवालिया निशान पे आके खड़ी होती है। अब रही जो फैसला आया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अनिर्बन दास जी के बेंच पे, न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया, उन्होंने अपने 177 पेज की ऑर्डर शीट में साफ साफ एक बात को तो उल्लेख किया है कि ये जो जुर्म हुआ है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरर, यानी कि दुर्लभ से दुर्लभ के मामले में ये नहीं आता है। लेकिन मेरी अपनी निजी सोच है कि अभी हाल ही में बंगाल के सरजमी में हुगली में, उसके बाद जयनगर के दक्षिण 24 परगना में, उसके बाद मुर्शिदाबाद में पॉक्सो यानी कि माइनर रेप एंड मर्डर केस सामने आया, जिसमें पुलिस अधिकारी बंगाल की पुलिस ने लगभग किसी केस में 54 दिन में और किसी में 60 दिन में, किसी में 71 दिन में चार्जशीट भी दर्ज की। और चार्जशीट में दर्ज करने के बाद सुनवाई हुई, दोनों तथ्यों को सुना गया, एविडेंसों को खंगाला गया, डीएनए रिपोर्ट देखी गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी गई और उसके बाद सजाए मौत का फैसला आया, जिसमें से एक फैसले में एक पीड़ित जो आरोपी के परिवार वाले हैं वो हाईकोर्ट पे अपील में जा चुके हैं। ये उनकी निजी राय, वो जा सकते हैं। लेकिन कल का जो फैसला है, मुझे लगता है कि इस मामले में भी न्यायाधीश अनिर्बन दास साहब को डेथ पेनल्टी देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है ये सिर्फ समाज से जुड़ी हुई नहीं है, ये एक शिक्षित समाज को भी एक चेहरे पे तमाचा है। आप देखिए, एक लड़की जो एक मध्य वर्ग परिवार से आती है और बहुत सारे परीक्षाओं को देने के बाद उसका एमबीबीएस में दाखिला होता है, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट में अपने आप को जगह बनाती है तमाम परीक्षाओं को देने के बाद, तो उसकी जो ख्वाहिश थी कि मैं समाज में एक ऐसे डॉक्टर का चेहरा बनकर आऊंगी, मैं लोगों का दर्द बांट सकूंगी, उनके दर्द को कम कर सकूंगी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो उस परिवार ने अपनी बच्ची को नहीं खोया, बंगाल की हर माँ ने बच्ची को खोया। तो मुझे लगता है कि इस पे जो है डेथ पेनल्टी का जो फैसला वो आना था, और यही वजह है कि मैं देश के राज्य की जो मुख्यमंत्री है, मैं मोहतरमा ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज फर्स्ट आवर में कलकत्ता हाई कोर्ट में अपने स्टेट के एडवोकेट जनरल के जरिए से, जनाब किशोर दत्ता के जरिए से एक याचिका दर्ज की, जिसमें उन्होंने सेशन कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए ये अपील किया है कि ये घटना जो है दुर्लभ से दुर्लभ के दायरे में आती है, और जो आरोपी है जिसके ऊपर जो है ये जुर्म साबित हुआ है, उसे सजाए मौत देनी चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कलकत्ता जनाब टी शिवज्ञानम ने इस मामले को सुना और उसके बाद इसे 26 नंबर कोर्ट में जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस देवांशु बसाक महाशय और ऑनरेबल जस्टिस शब्बर रशीदी साहब के बेंच में इसे असाइन कर दिया गया आज। यहाँ पे और एक सवाल पूछूंगी, जैसा कि आपने बोला है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए थी, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर डेथ पेनल्टी होती तो शायद मामला यहीं पे दब जाता? क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि इस मामले में और भी बहुत कोई हो सकता है, तो शायद इससे जो आगे के जो मुजरिम है उन्हें पकड़ा जा सके। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब ये घटना हुई तो कलकत्ता पुलिस के अफसरान इस मामले की जांच कर रहे थे
और राज्य की मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर कम से कम वक्त में इस मामले में जुड़े हुए जितने भी आरोपी हैं, अगर उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाता, अगर कलकत्ता पुलिस कहीं फेल होती है, अपनी सक्षमता को प्रकाश करने में अगर ठीक तरीके से नहीं आती है, तो मैं इस मामले को सीबीआई को सौंप दूंगी। लेकिन इस बीच 4 रोज कबली कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के दायरे में रहकर हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई जहां से कलकत्ता पुलिस ने छोड़ी थी वहां से इस मामले को सीबीआई ने जांच में ले लिया। अब समझने वाली बात यह है कि सीबीआई जो है वो देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है। जब कोई एजेंसी किसी मामले में सक्षमता के साथ काम नहीं कर पाती है, तब जो केंद्रीय हुकूमत है, जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हर उस मामले को सीबीआई को सौंप देती ताकि उसकी गहराई को, उसकी सच्चाई को नाप सके और जो भी दोषी है, जो भी आरोपी है, उसे पकड़कर उन्हें सजा दिला सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सीबीआई के ऊपर सवाल निशान है, क्योंकि सीबीआई ने अपने जांच में चार्जशीट में जो तत्कालीन आरोपी थे संजय राय के अलावा मुख्य आरोपी के तौर पे चार्जशीट में किसी को भी नहीं दिखाया। जहां तक संदीप घोष जो कि तत्कालीन आरजीकार के प्रिंसिपल थे और टाला थाना के ओसी, उनके ऊपर जो है वो डिले ऑफ FIR और अननेचुरल डेथ के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्हें चार्जशीट में नहीं पाने की वजह से अदालत ने उन्हें जमानत दी और संदीप घोष के ऊपर जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला है, ये इससे 2 साल पहले भी उनके ऊपर जांच चल रही थी। ये राज्य और केंद्र का अपना इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है कि अगर कोई आदमी किसी सरकारी दफ्तर में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का पालन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहीं ना कहीं मतलब किसी तरीके से भी इस मामले में डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट सीबीआई प्रूफ नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सीबीआई के जो जांच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है? देखिए, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, मैं कानूनी पैरवीकार हूँ, हाईकोर्ट कलकत्ता में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जितनी मेरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सबसे बेहतर अधिवक्ता हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है और जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि देश की इतनी बड़ी एजेंसी कहाँ चूक गई जो इस आरोपी को, जो मुख्य आरोपी के तौर पर चार्जशीट पे सीबीआई ने पेश किया और तथ्यों के अनुसार और एविडेंस के अनुसार और जो स्वैब पाए गए थे DNA में, उसके अनुसार ये तो पता चल गया कि ये संजय राय का स्वैब है और उसी आधार पे इसे आरोपी सिद्ध किया गया है, जो कि 177 पेज के ऑर्डर शीट में उल्लेख किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यायाधीश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज माननीय अनिर्बन दास जी इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास का जो फैसला सुना है, मुझे लगता है कि इस मामले में भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए और सीबीआई को कटघरे में खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मामले जो कलकत्ता के सरजमीन से उठे थे जरूर थे, लेकिन पूरे देश में एक सैलाब आया था, एक डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर की जान गई थी, एक ऐसे समाज की बेटी की, एक समाज की औलाद की जान गई थी, जो हो सकता है आने वाले दिनों में कई हजारों लाखों की जान बचा सकती थी। अच्छा, और एक सवाल यहाँ पे, कई लोग का ये कहना है कि 50,000 जुर्माना ही क्यों? मतलब ये क्या सिर्फ 50,000 ही हो सकता था या इससे ज्यादा भी हो सकता था? क्या कुछ होता है? देखिए, ये जो 50,000 ये मुचलका के तौर पे, मुचलका यानी कि बेल बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड होता है जो जमानत देने के बाद दी जाती है और एक बॉन्ड होता है जो उसके ऊपर जुर्माना दिया जाता है, जिसे मुचलका कहते हैं। तो ये मुचलका के तौर पे जो कानूनी दायरा है, जो लॉ एंड ऑर्डर का लीगल प्रोसेस है, उस दायरे पे 50,000 का जुर्माना आरोपी को दिया गया। लेकिन साथ ही साथ ऑर्डर शीट में एक चीज उल्लेख कर दिया गया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजे के तौर, देखिए ये मुआवजा उनका दर्द तो नहीं कम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक दिशा दे सकती है एक नई जिंदगी को गुजारने के लिए। तो ये जो पेनल्टी, जो डेथ पेनल्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी उन्हें देना चाहिए था, तो उसके बाद जो है जो संजय राय है वो भी हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं, ये क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अपील में जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी केंद्र में और जब निर्भया जैसा दुष्कर्म हुआ था, तो उस जमाने में सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो प्रधानमंत्री थे और सीबीआई ने उस जमाने में जांच करके तमाम आरोपियों को
आरोप सिद्ध किया था और उन्हें सजाए मौत भी हुई थी। लेकिन जब से ये केंद्र की सरकार आई है, मुझे लगता है सीबीआई कहीं ना कहीं उनके हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गई है और यही वजह है जो पीड़ित परिवार है उन्हें भी राहत नहीं मिल पाती है और जो देश की जनता है जो आवाज लगाती है, सड़कों पर उतर जाती है, वी वांट जस्टिस, यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक परसेप्शन का भी सवाल आ गया है कि किस मामले में हमें आवाज उठानी चाहिए और किस मामले में आवाज नहीं उठानी चाहिए। एक राजनीतिक परसेप्शन का भी मामला हो गया है। जैसा कि आपने सुना कि जो एडवोकेट है वो चाहते थे कि उन्हें फांसी की सजा हो। ना सिर्फ एडवोकेट्स बल्कि राज्य के कई लोग, ज्यादातर हिस्सा जो है वो फांसी की ही मांग कर रहा था, लेकिन जज ने ठीक उसका विपरीत, यानी कि उन्हें उम्र कैद की सजा और 50,000 जुर्माना की सजा जो है वो सुनाई थी। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं अनुषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।